चलिए जी, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है संकल्प एडुकेयर की ऑनलाइन क्लास के अंदर, जहाँ पे हम लोग इकोनॉमिक्स का नेक्स्ट यानी कि सेकंड लेक्चर देख रहे हैं। और यहाँ पे आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर की यूनिट 2 मैं कवर करवाने वाला हूँ। जैसा कि हम लोगों ने पहले भी बात की थी कि हम लोग क्या करेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स को पूरा के पूरा लिखेंगे और कोशिश करेंगे कि उसको रिवाइज भी कर पाएँ। सबसे पहले याद करिए, कल हम लोगों ने बात की थी बिजनेस इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स वर्ड कौन सी लैंग्वेज से आया था? ग्रीक लैंग्वेज से आया था। और वहाँ वर्ड कौन सा था? ओइकोनोमिया, जिसका मतलब होता था हाउस होल्ड। पहले इसको हम लोग क्या कहते थे? पॉलिटिकल इकोनॉमी। इकोनॉमिक्स का मेन पर्पस क्या होता है कि सर रिसोर्स को ऐसे यूज़ करें कि हम लोग मैक्सिमम वांट सेटिस्फाई कर पाएँ। डेफिनेशन की बात हमने की थी, वहाँ 4 लोग का नाम आया था: एडम स्मिथ, एल्फ्रेड मार्शल, लियोनेल रॉबिन्स एंड रैग्नर फ्रेश। एडम स्मिथ ने क्या बोला था कि भैया इकोनॉमिक्स तो वेल्थ है। उन्होंने एक बुक लिखी थी, कौन सी बुक थी भैया, याद करके बताओ मुझे फटाफट। बुक कौन सी थी? नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। कब लिखी थी? 1776 में। और एडम स्मिथ के हिसाब से इकोनॉमिक्स क्या थी? मैक्रो थी, मैक्रो। और इन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। एल्फ्रेड मार्शल ने कहा था इकोनॉमिक्स का पर्पस क्या होता है? वेलफेयर होता है और माइक्रो लेवल का होता है। रैग्नर फ्रेश ने पहली बार 1933 के अंदर माइक्रो और मैक्रो नाम के 2 टुकड़े कर दिए थे। वेयर एज लियोनेल रॉबिन्स ने कहा था कि इकोनॉमिक्स और कुछ भी नहीं है, स्कैरसिटी एंड चॉइस मेकिंग है। इसके बाद में सब्जेक्ट मैटर क्या बनता है, हम इको क्यों पढ़ते हैं, उसका रीज़न क्या था? उसका रीज़न था कि साहब रिसोर्सेज हमारे लिमिटेड हैं, वांट्स हमारी अनलिमिटेड है और रिसोर्सेज के अल्टरनेट यूज़ हैं, तो हम लोग को इनको इस तरीके से पुट करना है ताकि मैक्सिमम एडवांटेज हो सके। देन इको के 2 ब्रांचेस थे, माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो तुम्हारा इंडिविजुअल लेवल होता है, मैक्रो तुम्हारा एग्रीगेट लेवल होता है। माइक्रो छोटा लेवल है, मैक्रो बड़ा लेवल है। माइक्रो का मतलब क्या होगा? माइक्रो का मतलब पार्शियल, मैक्रो का मतलब जनरल। ओके सर। देन बिजनेस का मतलब क्या? जैसे बिजनेस का मतलब एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करती है, जिससे हम क्या कर सकें, हम सेटिस्फाई कर सकें ह्यूमन वांट्स को और क्या कमा सकें, पैसा कमा सकें। देन वर्ड आता है बिजनेस इकोनॉमिक्स का मतलब क्या था? इकोनॉमिक्स का वो हिस्सा, इकोनॉमिक्स के रूल्स का वो हिस्सा जो बिजनेस पे अप्लाई किया गया, जिससे बिजनेस ज़्यादा प्रॉफिट्स कमा सके, ज़्यादा एफिशिएंटली काम कर सके, उसे हमने क्या बोला था? बिजनेस इकोनॉमिक्स बोला था। देन नेचर की बात हुई थी, वहाँ पे हमने बोला सैम पिन ले क्या, याद करो, सैम पिन ले क्या, SA साइंस एंड आर्ट्स। एम का मतलब माइक्रो एंड मैक्रो। फिर से एम का मतलब, बताओ भैया, फिर से एम का मतलब ये रहा मार्केट इकोनॉमी यानी कि प्राइवेट सेक्टर। पी का मतलब प्रैग्मेटिक, याद करो फटाफट, पी का मतलब प्रैग्मेटिक। आई का मतलब इंटरडिसिप्लिनरी एंड एन का मतलब नॉर्मेटिव। पॉजिटिव वर्सेस नॉर्मेटिव। पॉजिटिव क्या था? व्हाट इज। नॉर्मेटिव क्या है? व्हाट शुड बी। नॉर्मेटिव क्या है? व्हाट शुड बी। पॉजिटिव आज की बात करेगा, नॉर्मेटिव कल की बात करेगा, करंट, प्रेजेंट, फॉर्मेटिव, पॉजिटिव। और नॉर्मेटिव क्या बोलेगा? फ्यूचर, आगे की बातें नॉर्मेटिव बोलेगा। जजमेंट कौन देगा भैया? जजमेंट नॉर्मेटिव देगा। कौन नहीं देगा? पॉजिटिव नहीं देगा। डिस्क्रिप्टिव कौन होगा भैया? डिस्क्रिप्टिव पॉजिटिव होगा। प्रिस्क्रिप्टिव कौन होगा? नेगेटिव, नॉर्मेटिव होगा। इसका मतलब अच्छा, अपना इकोनॉमिक्स का मामला जो है, इकोनॉमिक्स तो पॉजिटिव भी होती है, नॉर्मेटिव भी होती है, लेकिन बिजनेस इकोनॉमिक्स मेजर पार्ट पे नॉर्मेटिव होती है। देन उसके बाद में हमारे पास था कि हमारा सब्जेक्ट का स्कोप क्या है, ये कहाँ कहाँ काम आएगा। तो सर ये तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी काम आ सकता है, बाहर भी काम आ सकता है। अंदर की बात करेंगे तो प्रोडक्ट क्या बेचोगे, कैसे बेचोगे, तुम्हारे अंदर का मैनेजमेंट कैसे होगा, मटेरियल कहाँ से लाओगे, इन सब बातों के लिए हम लोग क्या करते हैं? इकोनॉमिक्स का यूज़ करते हैं, BE का यूज़ करते हैं। बाहर के लोग जो होते हैं, सर बाहर इंटरेस्ट रेट क्या चल रही है, गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कैसा है, टैक्सेशन रेट्स क्या हैं, ये सारी बातें भी हम पे इम्पैक्ट करती हैं, जो भी हम लोगों ने बिजनेस इकोनॉमिक्स में पढ़नी चाहिए। तो ये तुम्हारे सामने चैप्टर था। देन इसके बाद डिफरेंस तो मैं तुमको बता ही चुका हूँ कि ज़्यादा बड़ा जो पार्ट है वो इकोनॉमिक्स है, छोटा पार्ट जो है वो बिजनेस इकोनॉमिक्स है। बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है इकोनॉमिक्स का हिस्सा है, यानी कि इकोनॉमिक्स के रूल्स जो होते हैं, जो इकोनॉमिक्स में बनाए जाते हैं, वो हम लोग कहाँ अप्लाई करते हैं? बिजनेस इकोनॉमिक्स में अप्लाई करते हैं। जी सर, ये तुम्हारा यूनिट 1 था, मैंने रिवाइज करवाया। एक बात को ध्यान रखोगे, जब मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, तुमको बोलने को कह रहा हूँ, तुम साथ साथ में बोलोगे। सर घर वाले पागल बोलेंगे तो क्या हो गया, उसमें कोई इश्यू नहीं है। याद हुआ ना अगर चीज़ें, तो मज़ा आ जाएगा पढ़ने का। यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स पूरी टिप्स पे आ गई, जब भी खोल रहे बोली ये तो वो होता है, ये हुआ ना तो फिर मज़ा आएगा, नंबर उसी से आता है।
चलो इसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर आज हम शुरू कर रहे हैं। नेक्स्ट चैप्टर शुरू हो रहा है, आ जाओ भैया। यूनिट नंबर 2 लिखना शुरू कर देंगे। यूनिट नंबर 2 बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक सिस्टम्स। मतलब सर मतलब ये कि हमने इस चैप्टर में दो चीज़ें पढ़नी हैं। पहली तो है सर बेसिक प्रॉब्लम्स और दूसरा है इकोनॉमिक सिस्टम्स। तो मैं फर्स्ट शुरू कर रहा हूँ इकोनॉमिक सिस्टम्स। सर इकोनॉमिक सिस्टम्स क्या होते हैं, इसको ना घर से समझते हैं। घर से, एक घर के अंदर एक घर के अंदर 3 भाई रहते थे। पहला, दूसरा, तीसरा। एक घर के अंदर 3 भाई रहते थे और तीनों अलग अलग ख्यालात के थे, अलग अलग विचारों के थे। पहले भाई का नाम था चंगू। चंगू को हमने पूछा कि भाई चंगू, तुझे क्या लगता है कि तेरे लाइफ का पर्पस क्या है? तू लाइफ में क्या करना चाहता है? जो भी करना चाहता है उससे तू अर्न क्या करना चाहता है? तो चंगू ने बोला कि जिंदगी में मेरा टारगेट तो है कि मैं इतना प्रॉफिट कमाऊं, इतना पैसा कमाऊं कि बस वारे न्यारे हो जाएं। अब मेरे पैसा कमाने से लोग रोए तो रोए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे पैसा कमाने से किसी को नुकसान हो रहा है। आई डो नॉट हैव एनी कंसर्न फॉर दैट। मुझे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। मुझे फर्क एक चीज से पड़ता है कि भैया मैंने कितने पैसे कमाए। तो चंगू का केस में ऐसा है कि वो तो केवल प्रॉफिट का सोच रहा है, उसको वेलफेयर से कोई मतलब नहीं है। वहीं पे दूसरा भाई है, मंगू। मंगू को हमने पूछा, भाई मंगू तुम्हारे क्या ख्याल आते? बोलता यार प्रॉफिट कमा के क्या ही करना है, संसार की सेवा करते हैं, हर इंसान को खुश करते हैं, उनको हम लोग बढ़िया चीज़ें दिलाते हैं, उनकी बेसिक नीड्स को पूरा करते हैं। ये मंगू के ख्यालात हैं। तो मंगू का नेचर कैसा है? मंगू क्या चाहता है? मंगू चाहता है वेलफेयर। मंगू को लगता है कि वेलफेयर होना चाहिए। और वहीं एक और भाई है, इसका नाम मुझे बता दो फटाफट, क्या रखूं? इसका नाम मैं रख देता हूं, बढ़िया सा नाम रखते हैं, जय। एक और भाई है जय। जय को हमने पूछा कि भाई चंगू मंगू तो बोल रहे हैं कि प्रॉफिट और एक बोल रहा है वेलफेयर, तू क्या सोच रहा है? तो जय बोलता है कि भाई ऐसा है, मैं तो ऐसे जीऊंगा कि कभी मैं प्रॉफिट कमाऊंगा और कभी मैं वेलफेयर का काम भी करूंगा। मैं किसी एक टारगेट पे चिपक के नहीं रहूंगा, मैं दोनों को एक साथ में चलाऊंगा। है सर, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। किसी का ख्याल कैसे चल रहा है हम थोड़ी पता कर सकते हैं। तो इसका मतलब जो इंसान केवल प्रॉफिट की बात कर रहा है वो इंसान की सोच कैपिटलिस्ट है। मतलब कैपिटलिस्ट वो होते हैं जो लोग सिर्फ प्रॉफिट का सोचते हैं, जिन लोग को दूसरों के वेलफेयर से कोई मतलब ही नहीं है। जी सर। जो सिर्फ वेलफेयर का सोच रहे हैं वो कैसे हैं? वो सोशलिस्ट हैं। एंड जो वेलफेयर का भी सोच रहे हैं, प्रॉफिट का भी सोच रहे हैं, उनका दिमाग मिक्स्ड है। तो बिल्कुल वैसे के वैसे ही इकोनॉमीज होती है। कुछ इकोनॉमीज कैपिटलिस्ट होती है, कुछ इकोनॉमीज सोशलिस्ट होती है, कुछ इकोनॉमीज मिक्स्ड होती है। जो प्रॉफिट के लिए काम करती हैं वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, जो जो वेलफेयर के लिए काम करती है वो सोशलिस्ट इकोनॉमी है, और जो दोनों को साथ लेके चलती है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है। बस सर, बस हो गया, टॉपिक तो इतना ही है। ठीक है, कुछ अंदर की बातें करनी है वो अपन कर लेंगे अभी। फर्स्ट, पहली इकोनॉमी कैपिटलिस्ट
इकोनॉमी, जिसको हम साथ साथ लिखते रहिए, सुन सुन के लिखते रहिए, फ्री मार्केट इकोनॉमी भी कहते हैं। इसका एक गजब का नाम है, लाइसेंस फेयर। तो ये इसके नाम होते हैं। अब करेक्टर तुमको समझ में आ चुका है कि भाई इसमें एक्चुअली करना क्या है। ये इकोनॉमीज क्या करेंगी, ये प्रॉफिट के लिए काम करेंगी, और प्रॉफिट के लिए काम करने का मतलब वेलफेयर का नहीं सोचेंगी। तो हमको अपने कोर्स के हिसाब से इसमें क्या 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 पढ़ना है। हम लोगों ने पढ़ना है मीनिंग एंड करेक्टरिस्टिक्स, फिर हम लोगों ने पढ़ना है डीमेरिट्स एंड मेरिट्स, कि भाई ये जो इकोनॉमीज होती है इनके क्या फ़ायदे नुकसान हैं, और ये होती क्या है, इनका मतलब क्या होता है, इनका करेक्टर में क्या क्या चीज़ें होती है। तो देखो जी, क्योंकि हम लोग शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं, हमने पहले भी बात की थी कि जब शॉर्ट नोट्स बनाते हैं तो वो इफेक्टिव होने चाहिए। तो ये मेरिट्स डीमेरिट्स हम लोग कहाँ से पढ़ेंगे, मॉड्यूल से, एक एक को डिस्कस करेंगे मॉड्यूल से। लेकिन करेक्टरिस्टिक्स हम लोग क्या कर लेंगे, यहीं से, सब कुछ यहीं से। कैपिटलिस्ट का मतलब क्या होगा, दोज इकोनॉमीज, those economies which work for profit only, ऐसी इकोनॉमी जहां पे केवल प्रॉफिट पे ध्यान दिया जाएगा, इन इकोनॉमीज में मैक्सिमम रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर रहेगा एंड मिनिमम रोल ऑफ गवर्नमेंट रहेगा। मतलब सर, मतलब क्या बनाना, कितना बनाना, किसके लिए बनाना, कब बनाना, क्या प्राइस रखनी है, क्वांटिटी क्या रखोगे, मटेरियल क्या यूज़ करोगे, ये सारे निर्णय प्राइवेट सेक्टर लेगा, क्योंकि वो प्रॉफिट के लिए काम कर रहा है। गवर्नमेंट सेक्टर जो वेलफेयर के लिए जिम्मेदार होती है वो कोई भी रोल प्ले नहीं करेगा, अगर तुम्हारी इकोनॉमी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हुई तो। सर बताओ ना, एग्जाम्पल है क्या कोई। बिल्कुल है, यूके है, यूएसए है, हांगकांग है, साउथ कोरिया है, ये सारे तुम्हारे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी माने जाते हैं। ये लोग सिर्फ किसके लिए काम करते हैं, प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, इन्हें पब्लिक वेलफेयर से कोई भी मतलब नहीं है। साथ साथ लिखते चलिए फटाफट। करेक्टरिस्टिक्स, भाई अगर कोई इकोनॉमी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हुई तो उसकी क्या क्या विशेषताएं होती है। सबसे पहली विशेषता, राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी। सर क्या मतलब है इसका, राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी का। देखो, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है, अगर मैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में रह रहा हूँ तो फिर मेरे पास अधिकार है कि मैं बहुत सारी प्रॉपर्टी इकट्ठा कर सकता हूँ। मेरे पास में पैसे हैं, मैं प्रॉपर्टी इकट्ठा कर सकता हूँ, मैं एसेट्स इकट्ठा कर सकता हूँ, मैं पैसा इकट्ठा कर सकता हूँ। अगर उसके लिए मेरे मेरे इतना पैसा इकट्ठा करने से भले कोई दूसरा गरीब होता जा रहा है, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं किस इकोनॉमी के अंदर हूँ, कैपिटलिस्ट में हूँ, और मैं बहुत सारी प्रॉपर्टी इकट्ठा कर सकता हूँ। बस मुझे बहुत सारा प्रॉफिट कमाने की ज़रूरत है। दूसरा, फ्रीडम ऑफ फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज। सर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब एंटरप्राइज के पास में फ्रीडम है, वो जब चाहे जब दुकान लगाए, जब चाहे तब उठा ले, पहली बात। दूसरा, जो चाहे वो बनाए, जो चाहे वो ना बनाए, जिस प्राइस पे बेचना है बेचे, जिस प्राइस पे नहीं लगता है उस पे ना बेचे, मटेरियल जो यूज़ कर रहा है वो अपनी मर्जी से यूज़ करेगा। ये सारे फ्रीडम किसके पास में है, प्राइवेट सेक्टर के पास में है। फ्रीडम ऑफ चॉइस मेकिंग,
ये क्या होता है सर? देखो, जिस तरीके से एंटरप्राइज के पास में पावर है कि अपनी मर्जी से बेच सकता है, वैसे के वैसे कंज्यूमर के पास भी पावर है। कंज्यूमर जो चाहे वो खरीदे, उसके पास पैसा है तो महंगी चीज़ें लेके आए, नहीं है तो नहीं लेके आए। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या करती है? सबको अपने अपने पावर्स देती है। उसके बीच में गवर्नमेंट आके ये पंचायती नहीं करेगी कि भाई प्रोड्यूसर तो ये प्रोड्यूस नहीं कर सकता, कंज्यूमर तो ये कंज्यूम ना, नहीं होगा ऐसा। गवर्नमेंट कहीं पर भी बीच में आके पंचायतियाँ नहीं करेगी, क्योंकि सारा के सारा फ्रीडम किसको दे दिया गया है? प्रोड्यूसर्स को और कंज्यूमर्स को दे दिया गया है। अच्छा, एक हम लोग कब से ही बोल रहे हैं, मोटिव क्या होता है? मोटिव क्या होगा? प्रॉफिट मोटिव होगा। मोटिव क्या होगा? प्रॉफिट मोटिव होगा, क्योंकि तुम्हारा मेन पर्पस ही क्या है? तुम सिर्फ पैसा कमाना चाहते हो, तो मोटिव क्या होगा? प्रॉफिट मोटिव होगा। एक मुझे बात बताओ, मान लो तुम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर हो और वहाँ पे 10 कंज्यूमर्स रहते हैं। 10 कंज्यूमर में से 8 कंज्यूमर जो है वो तुमसे कोई गुड्स की डिमांड कर रहे हैं और 2 कंज्यूमर किसी और गुड्स की डिमांड कर रहे हैं, तो तुम क्या बनाओगे? तुम 8 वाली बनाओगे कि 2 वाली बनाओगे? मोस्टली तुम 8 वाली बनाओगे, क्योंकि वहाँ तुमको ज़्यादा पैसा मिलेगा, ज़्यादा पैसे कमा पाओगे। तो प्रोड्यूसर्स भी जो होते हैं ना, वो कंज्यूमर को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, क्योंकि कोई भी बीच में आके उनको बोलने वाला नहीं है। अब हो सकता है कि वो जो 8 लोग मांग रहे हैं वो इतना अच्छा आइटम नहीं है जितना वो 2 लोग मांग रहे थे, बट क्योंकि कंज्यूमर ने बोला, 8 कंज्यूमर ने बोला, तो कंज्यूमर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी। इस कैरेक्टर को हम लोग बोलते हैं कंज्यूमर सोवरेनिटी। कंज्यूमर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी। उसके बाद में कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज़ के अंदर हमेशा घनघोर कंपटीशन होता है, क्योंकि बहुत सारे प्राइवेट एंटरप्राइज रहते हैं, गवर्नमेंट बीच में होती नहीं है। तो ये लोग क्या करते हैं? ज़्यादा माल बेचने के लिए प्राइसेस को बहुत कम करते रहते हैं। बहुत ज़्यादा कट थ्रोट कंपटीशन होता है। कट थ्रोट का मतलब क्या है? गला काट। गला काट का मतलब क्या होगा कि अगर किसी प्राइवेट एंटरप्राइज ने भाव बढ़ाने की कोशिश करी मार्केट से बाहर, ज़्यादा भाव कम किए तो लॉस हो जाएंगे मार्केट से बाहर, तो किसी भी केस में ये लोग क्या नहीं कर सकते हैं? प्राइसेस में बहुत ऊपर नीचे नहीं कर सकते हैं, बट फिर भी क्योंकि कंपटीशन रहता है, इससे कंज्यूमर्स को फ़ायदा होता है। कंपटीशन के होने से क्या होगा? कि बेस्ट आइटम प्रोवाइड करेंगे। कंपटीशन के होने से क्या होगा? ये ऑप्टिमम प्राइस पे बेचेंगे। कंपटीशन कम होने से क्या होगा? ये प्रॉपर क्वालिटी मेंटेन करेंगे, और इससे फ़ायदा किसको होगा? फ़ायदा कंज्यूमर को होगा। नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। तो इन इकोनॉमीज के अंदर कभी भी गवर्नमेंट पंचायती करेगी नहीं। हाँ, कुछ सेक्टर्स होते हैं, कुछ छोटे मोटे काम गवर्नमेंट कर सकती है, लेकिन सारे काम गवर्नमेंट नहीं करेगी। ऑलमोस्ट जो इकोनॉमी है वो कौन हैंडल करेगा? वो तुम्हारे प्राइवेट सेक्टर ही हैंडल करने वाला है। सर, इनके मेरिट्स डीमेरिट्स बताओ ना, आ जाओ। ये रही, ये रही। कहाँ हैं हम लोग? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी देखो, सारे हो गई, ये सब कर चुके हैं हम लोग। ये रहा मेरिट्स। क्या क्या फ़ायदे हैं इस इकोनॉमी के होने के? सबसे पहली बात, ये इकोनॉमी सेल्फ रेगुलेटिंग होती है। गवर्नमेंट को बीच में आके काम करने की ज़रूरत नहीं है, तो गवर्नमेंट के बहुत सारा टाइम बच जाता है और गवर्नमेंट का बहुत पैसा भी बचता है, इनकी कॉस्ट भी बचती है। अदरवाइज़ अगर तुम पूरी कंट्री को मैनेज करोगे, तुमको बहुत पैसा लगता है। उसके बाद में एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड ड्राइविंग फोर्स ऑफ प्रॉफिट विल रिजल्ट इन ग्रेटर एफिशिएंसी। मुझे प्रॉफिट कमाना है तो मैं क्या करूँगा? कॉस्ट कटिंग करूँगा। कॉस्ट कटिंग करने के लिए मुझे क्या मेंटेन करनी पड़ेगी? एफिशिएंसी। उससे स्कैर्स रिसोर्स प्रॉपर्ली यूज करने का हमको इंसेंटिव मिलता है। चलिए, जब भी इकोनॉमिक्स कैपिटलिस्ट होगी तो वहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ हमेशा कैसी रहेगी? फास्ट रहेगी, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं? हम वहीं इन्वेस्ट करेंगे जो हमारे प्रोजेक्ट हमारे लिए क्या है? इकोनॉमिकली फिजिबल है, प्रॉफिटेबल है, हम वहीं पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। उसके बाद देखो, रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज़ किया जाएगा कि वो क्या हो सके? मोस्ट प्रोडक्टिव, तभी तो प्रॉफिट ज़्यादा कमा पाएंगे। इसके बाद चेक करो, बहुत ही ज़्यादा क्या होता है? हाई लेवल ऑफ ऑपरेटिव एफिशिएंसी, क्योंकि अभी बात करी, ज़्यादा लॉस हुए अगर तो तुम प्रॉफिट से बाहर हो जाओगे, तुम्हारा तो ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाएगा। फिर बोल रहे हैं कि सर अभी देखो रिसोर्स को अच्छे से यूज़ कर रहे हैं, एफिशिएंटली काम कर रहे हैं, लॉस नहीं होने दे रहे, तो उस केस में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगी? मिनिमाइज हो जाएगी, और उससे क्या होगा? प्रॉफिट बढ़ने के चांस होंगे। आगे चेक करो, कैपिटल सिस्टम
ऑफर्स इंसेंटिव फॉर एफिशिएंट इकोनॉमिक डिसीजंस एंड देयर इम्प्लीमेंटेशन। अभी तो बात कर रहे हैं, सेम टू सेम बातें हो रही है कि तुम वही काम करोगे जहां तुमको फायदा होगा। ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, कंज्यूमर्स आर बेनिफिटेड एज कंपटीशन फोर्सेज प्रोड्यूसर्स टू ब्रिंग इन अ लार्ज वैरायटी ऑफ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइसेस। तुम क्वालिटी मेंटेन करोगे, तुम प्राइस मेंटेन करोगे, तुम क्वांटिटी सही दोगे, इससे फायदा किसको होगा? कंज्यूमर को होगा, क्योंकि मार्केट में क्या है? कंपटीशन है। कैपिटलिज्म ऑफर्स इंसेंटिव फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। देखो जहां टेक्निक्स बढ़ेंगी प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन के बढ़ने से प्रॉफिट बढ़ेगा, और यही हमारा कैपिटलिज्म का टारगेट होता है। कैपिटलिज्म प्रिजर्व्स फंडामेंटल राइट एज राइट टू फ्रीडम, राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी। मतलब देखो, अगर सोशलिस्ट हुए ना, अगर क्या हुए? सोशलिस्ट हुए। अगर सोशलिस्ट हुए उस केस में तुम क्या खरीदोगे? तुम क्या खरीदोगे, तुम क्या बेचोगे, तुम कैसे बनाओगे, कहाँ बनाओगे, सब निर्णय कौन लेता है? गवर्नमेंट। तो राइट टू फ्रीडम तो खत्म हुआ। तुम अपने हिसाब से पैसा इकट्ठा करके प्रॉपर्टी इकट्ठा नहीं कर सकते। राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी खत्म, कहाँ? सोशलिस्ट में। बट यहाँ तो है, तो यहाँ तुम्हारा राइट बच जाता है। आगे चेक करो, आगे चेक करो। कैपिटलिज्म रिवॉर्ड्स इनिशिएटिव एंड एंटरप्राइज एंड पनिशेज इम्प्रूडेंट एंड इनएफिशिएंट। मतलब जो एफिशिएंटली काम करेंगे उनके लिए कैपिटलिज्म बहुत बढ़िया है, लेकिन जो ढंग से काम नहीं करते हैं, जो एफिशिएंटली काम नहीं करते हैं, उन लोगों के लिए कैपिटलिज्म बहुत खराब होता है। ये देखो, कैपिटलिज्म यूजुअली फंक्शंस इन अ डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट। डिक्टेटरशिप में कैपिटलिज्म काम नहीं कर सकता। डेमोक्रेसी का होना बहुत जरूरी है। राजाओं के टाइम में ये तुम्हारे कैपिटलिज्म नहीं होता था। राजा ने बोल दिया कि तुम ये काम नहीं करोगे, मतलब नहीं करोगे। तुम अपनी मर्जी से कहीं पे दुकान भी खोल नहीं सकते थे, राजा जी की परमिशन कंपलसरी थी। तो वहां कैपिटलिज्म नहीं हो सकता था। कैपिटलिज्म के लिए तुमको डेमोक्रेसी होना जरूरी है। चलिए, कैपिटलिज्म एंकरेजेस एंटरप्राइज एंड रिस्क टेकिंग एंड एमर्जेंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योरशियल क्लास विलिंग टू टेक रिस्क। तो बकवास है, तो रिस्क लेने के तुमको प्रमोट करता है ताकि तुम अच्छा पैसा कमा सको। तो ये तो नॉर्मल सी बात है। अब देखो कैपिटलिज्म का सबसे बड़ा नुकसान क्या है। मान लो कि सोसाइटी के अंदर टोटल 5 लोग हैं, अभी हमने बात की थी। इन 2 लोगों ने जबरदस्त डिमांड करी, इनके पास खूब पैसा है, बट इन 3 लोग के पास इतना पैसा नहीं है। तो जो प्रोड्यूसर होंगे वो इन 2 लोग के लिए प्रोड्यूस कर देंगे, क्योंकि पैसा तो यहाँ से आएगा। ये 2 लोग के लिए कोई प्रोडक्शन होगा ही नहीं। ये तो इनइक्वलिटी हो गई ना। हो सकता है कि तुम इनकी बेसिक डिमांड को, बेसिक नीड्स को फुलफिल नहीं कर रहे हो, ये भूख से मर रहे हैं बेचारे 3 लोग, और 2 लोग तो मजे से ऑडी में घूम रहे हैं, क्योंकि तुम लोग उनके लिए प्रोड्यूस कर रहे हो। उनके पास इतना पैसा है कि जो चाह रहे हो वो तुमसे बनवा रहे हैं। उन लोगों ने तुमसे बढ़िया सी स्पोर्ट्स कार बने तुम बना रहे हो, बट इनके लिए तुम लोग क्या नहीं कर रहे? रोटी भी नहीं बना रहे। तो इसका मतलब क्या होगा? मार्केट में, सोसाइटी में, इकोनॉमी में बहुत ही गजब की इनइक्वलिटी आने के चांसेस हो जाएंगे। चलिए सर आगे चेक करते हैं। कैपिटलिज्म में क्या होता है, हम क्या करते हैं? प्रॉपर्टी, पैसा कमाने की कोशिश करते हैं, वेलफेयर, ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करते ही नहीं है। ये पढ़ के देखो तो, इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज लीड टू वाइड डिफरेंसेस इन इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज एंड परपेचुएट अनफेयरनेस। 2 क्लास अगर बन जाएंगी, 3 क्लास बन जाएंगी, 5 क्लास बन जाएंगी, तो सब क्लास के बीच में क्या आ जाएगा? डिफरेंस आ जाएगा, और उससे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी खराब होने के चांस होंगे। इसके बाद हम किसको इग्नोर कर देते हैं? ह्यूमन वेलफेयर को इग्नोर कर देते हैं। हम सिर्फ किसकी बात करते हैं? प्रॉफिट की बात करते हैं। आगे चेक करो, क्योंकि इनकम की इनइक्वलिटी होगी तो हो सकता है पैटर्न ऑफ डिमांड डज नॉट रिप्रेजेंट रियल नीड्स। अभी अपन ने बात करी ऊपर, 3 लोगों ने आटे की डिमांड की थी, पर 2 लोग का इतना पैसा था कि उन लोगों ने ऑडी की डिमांड कर दी। प्रोड्यूसर क्या बनाएंगे? ऑडी बना रहे, क्यों? प्रॉफिट ज्यादा उसमें। तो क्या सही में डिमांड सिर्फ ऑडी की है? ना, आटे की भी तो डिमांड हो रही है, कपड़ों की डिमांड हो रही है, उनकी दवाइयों की डिमांड हो रही है। हम नहीं बना रहे। क्यों नहीं बना रहे? क्योंकि हमको पैसा कहाँ से मिल रहा है? हमको पैसा मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ ऑडी बनाने से। तो डिमांड तुम क्या बता रहे हो? ऑडी की बता रहे हो, जबकि सही में क्या हो रहा है? कुछ और भी बातें मांगी जा रही जो कि हम लोग प्रोवाइड नहीं कर रहे।
लेबर को एक्सप्लॉइट करने के चांस बहुत होते हैं कैपिटलिज्म में। रीज़न क्या होता है, देखो कैपिटलिज्म में गवर्नमेंट का रोल नहीं होता। लेबर जो होते हैं वो थोड़े कम पावरफुल पब्लिक होते हैं, उनके पास इतने पावर्स नहीं होते, संख्या ज़्यादा होती है लेकिन पावर्स नहीं होते, ताकत नहीं होती उनके पास में। तो प्रॉब्लम कहाँ होती है सर? प्रॉब्लम ये होती है कि जो बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो वो एंटरप्रेन्योर्स लेबर को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, उनसे काम करवा के उनको पे ही नहीं करे, कहाँ जाएंगे वो? गवर्नमेंट के पास तो कुछ है नहीं। तो इस केस में लेबर एक्सप्लॉइट होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। कहीं कहीं पे तो कंज्यूमर की सोवरेनिटी भी मिथ बन जाती है, झूठ बन जाती है। जैसे कई बार ये लोग क्या कर देते हैं, कंज्यूमर्स को ही एक्सप्लॉइट कर देते हैं। जैसे कैपिटलिस्ट मार्केट था, हम लोग को 10 रुपए के सामान को 100 रुपए में बेच डाला, कंज्यूमर बेचारा लेके चला गया, मालूम पड़ता है 10 का सामान था 100 में बेच रहा है। अब किसके पास जाए कंज्यूमर भैया? किसके पास जाए, किसको मिले? कोई है ही नहीं, गवर्नमेंट तो है ही नहीं। कई बार क्या होता है, तुम लग्जरी गुड्स के प्रोडक्शन में लग जाते हो, जो ज़रूरी गुड्स है तुम उसको देखते ही नहीं हो, जो डिमांड से पब्लिक की उसको देखते ही नहीं हो। इससे क्या हो जाते हैं, रिसोर्सेज मिस अलोकेट हो जाते हैं। कि सर जो कपड़ा, जो प्लास्टिक, जो रबर किसी के मकान के सामान में लगना चाहिए था, आज जो कार्स में लग रहा है। तो भैया बताओ, जिसको अपना सिर ढकने के लिए छत नहीं है, जबकि तुम उनके रिसोर्स को किसी कार में यूज़ कर रहे हो, तो तुम लोग खराब कर रहे हो, तुम अनजस्टिस कर रहे हो। आगे चेक करो, कई बार मेरिट गुड्स लाइक एजुकेशन, हेल्थ, मेरिट गुड्स का मतलब हम आगे जाके फिर सीखेंगे, लेकिन मतलब यहाँ क्या होगा, मेरिट गुड्स का मतलब होगा वो चीज़ें जिनसे बहुत ज़्यादा फायदे हैं। हो सकता है अगर इनसे भले ही फायदे हो रहे हो, बट अगर पैसा नहीं बन रहा है तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इनको प्रोड्यूस नहीं करेगी। हमेशा ध्यान रखिए, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी प्रोडक्शन कैसा होता है, अनप्लान्ड। जैसे पब्लिक मांगेगी वैसे बनाएंगे। कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी तुमको प्लानिंग करके नहीं देगी कि तुमको ये बनाना है कि नहीं बनाना है। उस केस में मार्केट में क्या आ सकती है, इनस्टेबिलिटी आ सकती है। देन उसके बाद में कई बार एनॉर्मस वेस्ट होता है प्रोडक्टिव रिसोर्सेज का, क्योंकि जो फर्म्स होती है वो बहुत बड़ा अमाउंट वेस्ट कर देती है, किस पे, एडवर्टीजमेंट पे और सेल्स प्रमोशन पे, क्योंकि उनको तो पैसा कमाना है। तो एडवर्टीजमेंट करवाएंगे तो बहुत सारे होर्डिंग लगवा दिए, बहुत सारी गाड़ियां घुमवा दी कि भाई अपने को तो सेल ना है, पेट्रोल खत्म हो जाए, ये रबर से इकोनॉमी को नुकसान हो, एनवायरमेंट को नुकसान हो रहा है तो हो रहा है, अपने कोई मतलब नहीं, इससे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। कई बार कैपिटलिज्म में से क्या बन जाती है, मोनोपोलीज। और अगर मोनोपोलीज बन गई तो बड़ी बड़ी फर्म्स क्या करेंगी, छोटी छोटी फर्म्स को उड़ा देंगी। excessive materialism as well as conspicuous and unethical consumption। conspicuous का मतलब luxurious होता है, luxurious। हिंदी में बोले तो प्रतिष्ठावान वस्तुएं, प्रतिष्ठावान वस्तुएं। ये जो चीज़ें होती है, अब जैसे जहाँ पे कैपिटलिस्ट होंगे ना, वो लोग क्या करेंगे, महंगी महंगी चीज़ें खरीदेंगे, अपने आप को बहुत ऐसे बड़ा पैसे वाला शो करने के लिए अलग अलग नशे कर लेंगे, कुछ गलत चीज़ें कंज्यूम कर लेंगे। तो ये चीज़ों से क्या हो सकता है, एनवायरनमेंट को नुकसान भी हो सकता है। तो ये तुम्हारे कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं। सर सबको याद करना है, नेवर। हम एमसीक्यू बेस्ड पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तुमको बड़े बड़े जो पॉइंट्स आते हैं, जैसे हमने बात करी कि कैपिटलिज्म डेमोक्रेसी में काम करता है, तो ये तुमको याद रखना चाहिए कि कैपिटलिज्म कहाँ काम करता है, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो सारे रट्टे नहीं लगाने, तुमको रीड करना है 1 बार 2 बार 3 बार, एग्जाम में अपने आप सही करके आओगे। उसके बाद सर 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 इसको आप एक क्लास में ख़त्म कर दोगे? कोशिश तो करेंगे। देखो जी, अब ऐसा तो नहीं है ना कि एग्जैक्टली वही हो जाए जो हम सोच रहे हैं। कोशिश तो है कि ख़त्म कर दें, नहीं कर पाते तो नेक्स्ट क्लास में ख़त्म होगा, थोड़ा एक क्लास आगे जाएगा, और तो क्या। सोशलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी को कमांड इकोनॉमी भी कहा जाता है, या इसको सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी भी कहा जाता है, या इसको गवर्नमेंट इकोनॉमी भी कहा जाता है। ऐसी इकोनॉमीज जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर का बहुत ही मिनिमम रोल होता है और ज़्यादा रोल किसके पास में होता है, गवर्नमेंट सेक्टर का ज़्यादा रोल रहता है। तो इसका मतलब हमें यहाँ पर भी 2 चीज़ें पढ़नी है।
मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद में उसके बाद में उसके बाद में उसके बाद में इट्स डिमेरिट। सेम पैटर्न पे साथ साथ लिखते रहेंगे। जो चीज़ मॉड्यूल से रेफ़र करने की ज़रूरत है उसके लिए रेफरेंस डालेंगे मॉड्यूल का। जब भी रिवाइज करेंगे तो मॉड्यूल जहाँ लिखा हुआ है वहाँ से मॉड्यूल में एंटर कर जाएंगे। चलो, सबसे पहले मीनिंग वो इकोनॉमी विच वर्क्स फॉर वेलफेयर नॉट प्रॉफिट। जो इकोनॉमीज किसके लिए काम नहीं करती? जो इकोनॉमीज किसके लिए काम नहीं करती? बताओ भी, किसके लिए काम नहीं करती? प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती। किसके लिए करती है? किसके लिए करती है? बताओ, वेलफेयर के लिए करती है। अच्छा, इन इकोनॉमीज के अंदर मैक्सिमम रोल किसका होता है? मैक्सिमम रोल गवर्नमेंट का। बट स्मॉल एंटरप्राइजेस या फर्म्स कैन बी ओन बाय प्राइवेट सेक्टर। क्या मतलब है इसका? अगर कोई छोटे मोटे काम खुले हुए हैं, अगर कोई छोटे मोटे काम खुले हुए हैं, उस केस में कोई नुक्कड़ पे दुकान है, कोई छोटी मोटी कोई किराना की दुकान है, कोई कपड़े की दुकान है, ये सारे प्राइवेट के पास में हो सकते हैं, लेकिन जो मेजर काम होगा वो गवर्नमेंट के पास ही होगा। एग्जाम्पल सर, कौन सी इकोनॉमीज को सोशलिस्ट कहा जाता है? तो रशिया है, चाइना है, वियतनाम है, क्यूबा है। ये सारी इकोनॉमीज को हम लोग सोशलिस्ट कह सकते हैं। लाल पेन प्रोपाउंडेड इसको, इसके बारे में सबसे पहले बात किसने की थी? सबसे पहले बात की थी कार्ल मार्क्स ने एंड फ्रेडरिक एंजल्स ने। सबसे पहले बात कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल्स ने की थी। कहाँ की थी? कौन सी किताब में की थी? इन्होंने ये बात अपनी बुक दी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में की थी, जो कि लिखी गई थी 1848 के अंदर। तो ये बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन बन सकता है कि बताओ, सबसे पहले सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स के बारे में बात किसने की? तो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स ने की थी। कब की थी? 1848 में। किस किताब में? द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में की थी। ये प्रश्न बहुत ही अच्छे लेवल का हो सकता है। इसके बाद मुझे बता दो भाई, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने वाले हैं? व्हाट विल बी कैरेक्टरिस्टिक्स? क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने वाले हैं? बताओ मुझे फटाफट से, जल्दी जल्दी बता दो भाई, जल्दी जल्दी बता दो। सबसे पहला, कलेक्टिव ओनरशिप। कलेक्टिव ओनरशिप क्या मतलब है इसका? कलेक्टिव ओनरशिप का क्या मतलब बताओ? कलेक्टिव ओनरशिप का इसका मतलब होता है जहाँ पे सारी चीज़ें, सारी प्रॉपर्टी, सारी दुकानें, सारे बिजनेस, सारी जगह हैं, एक इंसान, प्राइवेट लोग, प्राइवेट एंटरप्राइज होल्ड नहीं करेंगे।
वो पावर गवर्नमेंट के पास में होगी। गवर्नमेंट क्या करेगा, गवर्नमेंट सबको इक्वल ओनरशिप देगा। इसका मतलब यहाँ पे ओनरशिप कैसी होगी, यहाँ पे ओनरशिप कैसी होगी, यहाँ ओनरशिप होगी कलेक्टिव। इकोनॉमिक प्लानिंग, इकोनॉमिक प्लानिंग क्या मतलब होता है इसका? देखो, जो प्रोड्यूस करना है, जो बेचना है, जैसे बनाना, जहाँ बनाना है, वो सारा काम कौन करेगी? गवर्नमेंट करेगी, सेंट्रल अथॉरिटी करेगी। वो मार्केट के ऊपर नहीं छोड़ा जाएगा। नो कंज्यूमर चॉइस, अब ये क्या मतलब होता है? देखो, सोशलिस्ट इकोनॉमी किसी को भूखा तो मरने नहीं देगी। प्रोडक्शन इस हिसाब से होगा कि कोई भूख से ना मरे, किसी को बेसिक नीड्स ना मिले, ऐसा काम वो नहीं करेंगे। वो हमेशा इस तरीके से प्रोड्यूस करेंगे कि सब लोग को प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, वो बेसिक नीड्स को फुलफिल कर पाएं, वो अच्छे से खाना खा पाएं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि उनको 5 स्टार का खाना मिले ही मिले। ये चीज़ गवर्नमेंट पे डिपेंड करेगी। गवर्नमेंट को लगता है कि इससे वेलफेयर बढ़ रहा है तो बड़ी बड़ी होटल्स बनाएंगे, वो बढ़िया बढ़िया रेस्टोरेंट बनाएंगे। ये गवर्नमेंट पे डिपेंड करेगा। यानी कि किसी भी इंसान के भूख से न मरने की गारंटी तो है, तुम भूखे नहीं मरोगे, लेकिन तुम बहुत ही अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जियोगे, तुम्हारे पास बहुत ही बढ़िया 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 चीज़ें होंगी। ये चीज़ होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर रेस्ट्रिक्शन रहता है कि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस रहेगा। उसके बाद में इक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, क्या मतलब है इसका? व्हाट इज इक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन? देखो, वहां हमने क्या बोला था कि भाई तुम लोग किसके लिए प्रोड्यूस करोगे? जो 2 लोग पैसा कमा रहे हैं उनके लिए, और 4 लोग को छोड़ दो। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे प्रोडक्शन हर एक इंसान के लिए होगा, चाहे वो कितना भी, कैसे भी, कहीं भी कमा रहा है, नहीं कमा रहा है। इक्वली प्रोडक्शन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इनकम भी इक्वली बांटेंगे, क्योंकि इसमें रोल किसका होगा? गवर्नमेंट का रोल होगा। मिनिमम रोल ऑफ मार्केट फोर्सेस, इसको कहते हैं प्राइस मैकेनिज्म। अब देखो, प्राइस मैकेनिज्म जो होता है, वैसे तो काफ़ी सारे बच्चे कॉमर्स से आए होंगे, इको से आए होंगे, उनको पता होगा। जिन लोगों को नहीं पता है, मैं सिर्फ हिंट दे के छोड़ रहा हूँ। प्राइस मैकेनिज्म क्या होता है? जहाँ हम लोग डिमांड और सप्लाई के इंटरसेक्शन के हिसाब से प्राइस और क्वांटिटी को डिसाइड करते हैं। ये तुम्हारा प्राइस मैकेनिज्म होता है। तो प्राइवेट इकोनॉमी जो होती है, जो ऊपर की थी हम लोगों ने, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, वहाँ पर तो क्या होगा? जो मार्केट की डिमांड सप्लाई होगी उसके हिसाब से प्रोडक्शन होगा, उसके हिसाब से प्राइस रखेंगे। लेकिन ये चीज़ यहाँ नहीं होगी। सोशलिस्ट में प्राइस कौन डिसाइड करेगा? गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। आफ्टर दैट कंपटीशन तो होने का सवाल ही नहीं है। जब प्रोडक्शन ही गवर्नमेंट के हिसाब से हो रहा है तो किस बात का कंपटीशन? तो इससे तो कंज्यूमर को नुकसान होने के चांस हैं। तो बिल्कुल होते हैं। कंज्यूमर के पास तो चॉइस भी नहीं है, उसके पास तो चॉइस भी नहीं है कि वो क्या खरीद सकता है। उसकी कुछ इच्छाएं पूरी हो जाएगी, एक रेंज तक तुम लोग भले काम कर लो, उतना पैसा कमा लो, उसके बाद तो क्या होगा? उसके बाद तुमको गवर्नमेंट की बात माननी ही पड़ेगी। तो ये तुम्हारे सोशलिस्ट इकोनॉमी के करेक्टर्स होते हैं, जो हम लोगों ने लिख लिए हैं। अब आ जाते हैं मेरिट्स एंड डीमेरिट्स में, जो कि हम लोग को तो मॉड्यूल से ही करने हैं। आ जाओ, ये देखो सब लिखा पड़ा है। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो दिखा तुमको? ये लो। सबसे पहला पॉइंट, अब जो डिस्कस हो चुके हैं उनको बस रीड करके निकल जाएं, या वापस डिस्कस करें? वापस नहीं करेंगे, ऐसे फंसने का मामला हो जाएगा, बिना फालतू टाइम खराब होगा। मुझे इस यूनिट को आज के इस एक क्लास में ख़त्म करना है। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम, बात हो गई अभी। बराबर इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। फिर देखो, रैपिड एंड बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्योंकि सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या करती है? वो सेंट्रली प्लानिंग अथॉरिटी के हिसाब से रिसोर्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो वहाँ पे नुकसान होने के चांस कम होते हैं। और जिस तरीके से प्राइवेट इकोनॉमी के अंदर लग्जरियस गुड्स के ऊपर, महंगी गुड्स के ऊपर ज़्यादा रिसोर्स जा रहे थे, वो काम यहाँ नहीं होगा। सोशलिस्ट इकोनॉमी इज अ प्लान इकोनॉमी, अभी हमने बात करी थी। प्लान इकोनॉमी का मतलब क्या होगा? कि एक प्लानिंग अथॉरिटी होगी और सारा काम करेगी, तो रिसोर्सेज भी उसी के हिसाब से बेटर वे में मैक्सिमम प्रोडक्शन के लिए यूज़ किए जाएंगे। प्लान इकोनॉमी के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट हमेशा मिनिमाइज रहता है, कि कोई भी इंसान क्या नहीं कर पाएगा? लेबर को एक्सप्लॉइट नहीं कर पाएगा। लेबर को एक्सप्लॉइट करने का सोचा
सरकार खड़ी है, सारी पावर सरकार के पास में है, तो आप लेबर को एक्सप्लॉइट कर ही नहीं पाओगे। Absence of profit motive helps a community to develop a cooperative mentality and avoids class war. Thus, along with equality, ensures better welfare. Ultimately, क्या प्रोवाइड करती है? वेलफेयर प्रोवाइड करती है। सोशलिज्म ensures right to work and minimum standard of living to all people. सब लोग को, अभी हमने बात करी थी कि मिनिमम स्टैंडर्ड तो मिलना ही चाहिए, खाना पीना तो हमको मिलना चाहिए। अब हाई स्टैंडर्ड मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा। आगे देखो, अंडर सोशलिज्म लेबरर्स एंड कंज्यूमर्स। सर ये लेबरर क्या होता है? मुझे एक बात बताओ, घर पे तुम्हारे कभी कंस्ट्रक्शन हुआ है? वहाँ पे मजदूर काम करने आते हैं, मजदूरी करते हैं। तो जो मजदूर काम करने आते हैं और जो मजदूरी करते हैं, जो मजदूरी वो करते हैं, उनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो जो मजदूरी की गई, जो काम किया गया, उसको बोलते हैं लेबर। जो मजदूर काम कर रहा है उसको बोलते हैं लेबरर। याद रखना, लेबर और लेबरर। तो लेबरर का मतलब वो इंसान जो काम कर रहा है। सर हम लोग गलत बोलते हैं, यस, हम उसको लेबर बोल देते हैं। मतलब मैंने ये बोला कि भैया मैं एक लेबर लेके आया, मैंने इससे लेबर करवाया, तो इसका मतलब ये है कि मैंने मजदूर को खरीद लिया ना, मैंने मजदूरी को खरीदा, मैंने मजदूरी का पैसा दिया है। तो लेबर इज मजदूरी, लेबरर इज मजदूर। तो लेबरर के ऊपर एक्सप्लॉइटेशन नहीं होता, कंज्यूमर का एक्सप्लॉइटेशन नहीं होता, और सोशल सिक्योरिटी का भी प्रोविज़न रखा जाता है, जिससे वहाँ के नागरिक सिक्योर फील करते हैं। ये तुम्हारे सामने मेरिट्स हैं। अब डीमेरिट्स भी होंगे। कंज्यूमर के लिए कंपटीशन नहीं है तो नुकसान है। अगर मान लो गवर्नमेंट में कुछ करप्शन हो गया तो वहाँ भी नुकसान है। ब्यूरोक्रेसी ज़्यादा बढ़ गई, लाल फीताशाही हो गई, रेड टेप इफेक्ट, तो उस केस में भी नुकसान है। सारा पढ़ के देखते हैं। सोशलिज्म में हो सकता है कि प्री डोमिनेंस किसका हो जाए? ब्यूरोक्रेसी का, और उससे भी गड़बड़ हो सकती है। अगर करप्शन आ गया, रेड टेपिज्म आ गया, फेवरेटिज्म आ गया, तो इनसे भी क्या होगा? प्राइवेट सेक्टर, छोटे मोटे जो लोग हैं उनको नुकसान होगा, कम्युनिटी ग्रो नहीं करेगी। इंडिविजुअल्स के पास में फ्रीडम नहीं है कि वो अपनी चीज़ों को ओन कर पाए, मटेरियल मीन्स को ओन कर पाए, उनके पास नहीं है फ्रीडम। किसके पास में है? गवर्नमेंट के पास में है। सोशलिज्म टेक्स अवे द बेसिक राइट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। अभी अपन ने बात करी, प्रॉपर्टी किसके पास? कलेक्टिव ओनरशिप गवर्नमेंट के पास होगी। तो तुम्हारे पास तो प्रॉपर्टी भी नहीं है, तो तुम्हारे पास राइट टू प्रॉपर्टी भी खत्म हो जाता है। इट विल नॉट प्रोवाइड नेसेसरी इंसेंटिव टू हार्ड वर्क इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट। हार्ड वर्क क्यों ही करोगे? प्रॉफिट तो तुम्हारा वेलफेयर मोटिव ही नहीं है, मोटिव तुम्हारा वेलफेयर का है। फिर प्राइसेस क्या रहती है? एडमिनिस्टर्ड रहती है। देखो प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, जो तुम्हारी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है, जो डिमांड सप्लाई होगी, जो दो लोग डिमांड कंज्यूमर यानी कि सप्लाई प्रोड्यूसर, डिमांड कौन करता है? कंज्यूमर, सप्लाई कौन करता है? प्रोड्यूसर। ये दो आपस में नेगोशिएट करते हैं, जो प्राइस बनेगी उस पर सामान बिकेगा। लेकिन ऐसा सोशलिज्म में नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि सोशलिज्म के अंदर क्या होगा? वहाँ पे प्राइस तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, तो ये फैक्टर भी खत्म हो जाता है। कई बार गवर्नमेंट की मोनोपोलीज बन जाती है। स्टेट का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट। कई बार तो गवर्नमेंट की मोनोपोली बन जाती है। तो गवर्नमेंट कुछ प्रोड्यूस कर रही है, गवर्नमेंट की खुद की मोनोपोली होगी। सोच के देखो तो एक बार, गवर्नमेंट की खुद की मोनोपोली हो गई, सोच के देखो कैसी हालत होगी। क्या उसको ठीक कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। सोशलिज्म के अंदर कंज्यूमर के पास भी फ्रीडम ऑफ चॉइस नहीं होती। अभी हमने बात करी, तुम्हें खाने को मिल जाएगा, बट तुमको 5 स्टार में ही खाने को मिले ऐसा जरूरी नहीं है। नो इम्पोर्टेंस इज गिवन टू पर्सनल एफिशिएंसी प्रोडक्टिविटी। लेबरर्स आर नॉट रिवॉर्डेड अकॉर्डिंग टू देयर एफिशिएंसी, दिस एक्ट्स एज डिसइंसेंटिव टू वर्क। तो वही बात हो गई कि तुम लोग को सबको उतना इंपॉर्टेंस काम के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रॉफिट का मोटिव तो है ही नहीं। एंड द एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ सोशलिज्म इज नॉट पॉसिबल। हो ही नहीं सकता ना कि पूरा ही गवर्नमेंट कर दे। तुम्हारी गली में छोटे मोटे काम से लेके वॉर का एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट करी, नहीं हो सकता। तुमको प्राइवेट सेक्टर का हेल्प तो लेना ही पड़ेगा। तो ये तुम्हारे साथ में सोशलिज्म की बातें हो जाती हैं। अब मैं एंट्री कर रहा हूँ मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर। मिक्स्ड इकोनॉमी। सर थैंक यू सर, आप नोट्स बनवा रहे हो। अरे थैंक यू की ज़रूरत नहीं है यार, थैंक यू क्यों बोल रहे हो? नहीं नहीं सर, आप सर मैं कैसे बताएं सर, हमारे कितने काम आएंगे? अरे नहीं नहीं, बताने की ज़रूरत ही नहीं है सर। ये क्या खुद तारीफ़ें कर रहे हो? मुझे पता है बच्चे नहीं करेंगे। बच्चे बोलेंगे सर क्या लिखवा रहे हो, हाथ दुख रहे हैं हमारे, ये बोलेंगे बच्चे। तो मैं खुद तो तारीफ़ कर दूँ कम से कम। मिक्स्ड इकोनॉमी, अगेन थिंक पढ़ना है।
ऐसा कुछ करेक्टर इसमें लिखा हुआ नहीं है, मीनिंग के साथ ही कवर कर लूँगा मैं। मेरिट्स, demerits. Again we'll go into module. मीनिंग लिख देते, मीनिंग क्या होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट। अब ये क्या करता है, मिक्स्ड इकोनॉमी इनकॉर्पोरेट्स merits of both economies and ignores demerits। क्या मतलब है इसका कि भाई जो सोशलिस्ट इकोनॉमिक की, कैपिटल इकोनॉमिक्स की जो तुम्हारे मेरिट्स होती है वो तो मिक्स वर्ल्ड टेक ओवर कर लेंगे और जो कमियां होंगी उनको निकाल देंगे। को एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, मतलब कुछ लोग जो होंगे वो पब्लिक सेक्टर के तरीके से काम करेंगे, कुछ लोग जो होंगे वो प्राइवेट सेक्टर के तरीके से काम करेंगे, यानी कि प्रॉफिट के लिए काम करेंगे, और कुछ लोग मिक्स हैं। इसका मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ। अगर कुछ इंडस्ट्रीज़ की बात करें जो केवल प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्रीज़ हैं, जो केवल प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ गवर्नमेंट नहीं है, अगर एग्जांपल की बात करें, जैसे मान लो ऑटोमोबाइल्स, मोस्टली जो हमारे ऑटोमोबाइल्स है वो गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं कवर होती है, वो प्राइवेट सेक्टर में कवर होती है। अगर मैं छोटी मोटी और बात करूँ, टेक्सटाइल्स, मोस्टली हमारा टेक्सटाइल का काम जो है वो प्राइवेट सेक्टर ही कर रहा है, तो इसके अंदर गवर्नमेंट सेक्टर नहीं है। लेकिन कुछ इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पब्लिक सेक्टर काम कर रही है, प्राइवेट सेक्टर नहीं है, जहाँ जहाँ गवर्नमेंट को डर है अगर ये प्राइवेट के हाथ में चला गया तो बहुत ख़राब हो सकता है खेल। डी का मतलब डिफेंस, ए का मतलब एटॉमिक एनर्जी, आर का मतलब रेलवेज। यहाँ पे पब्लिक सेक्टर ही काम करता है, बट कुछ ऐसे सेक्टर होंगे जहाँ पब्लिक सेक्टर भी है, प्राइवेट सेक्टर भी है, जैसे एजुकेशन, हेल्थ एटसेट्रा। यस और नॉट? तो इस तरीके से दोनों साथ में एग्जिस्ट करते हैं। इतना ही हमारी बुक ने लिखा है। अब हम लोग क्या कर लें, मॉड्यूल में आके मेरिट्स और डीमेरिट्स को पढ़ लेते हैं, बाकी हम लोग लिख चुके हैं। धमाधम धमाधम खत्म करो। 90 क्लास में मुझे कोर्स ख़त्म करना है, इसके लिए मुझे आपका बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट चाहिए होगा। मेरिट्स में देखो, अब देखो मेरिट्स में क्या रहेंगी, जो बढ़िया फीचर्स हम लोगों ने टेक ओवर किए हैं। फ्रीडम होता है, इकोनॉमिक राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी होता है, प्राइस मैकेनिज्म से प्राइस डिसाइड होती है, कंपटीशन भी रहता है जिससे क्या होगा, बेटर रिसोर्स एलोकेशन होगा। कंज्यूमर के लिए क्या रहती है, सोवेनिटी रहती है, तुम लोग उसके लिए कंज्यूमर के लिए काम करते हो, इंसेंटिव भी मिलेंगे अच्छे से काम करने के, एंटरप्राइज को रिस्क टेकिंग का इंसेंटिव मिलेगा, इकोनॉमिक प्लानिंग भी होगी, यानी कि गवर्नमेंट भी बीच में आके प्लानिंग करेगी। मिक्स्ड है ना, गवर्नमेंट भी तो साथ में है। ग्रेटर इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वलिटी भी होगी, फ्रीडम फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन भी होगा। अगर मान लो प्राइवेट सेक्टर में किसी इंसान ने मजदूर को परेशान किया तो हमारी गवर्नमेंट ने लेबर लॉ बना के रखे हैं, गवर्नमेंट साथ में खड़ी है, बोलो अब आओ करो एक्सप्लॉइट इन लोग को, हम तुमको सिखाएंगे कैसे काम करते हैं। तो ये काम भी अपने को देखने को मिलेगा, और कट थ्रोट कंपटीशन से भी तुमको निजात मिल सकती है कि गवर्नमेंट क्या कर जाए, गवर्नमेंट तुम लोग को वहाँ फिक्स कर दे कि ये प्राइस पे बेचना है, तो उस केस में कट थ्रोट कंपटीशन के नुकसान भी तुमको नहीं झेलने पड़ेंगे। कुछ नुकसान भी होते हैं सर, डीमेरिट्स भी होती हैं सर। कौन से डीमेरिट्स होती हैं, कई बार गवर्नमेंट एक्सेसिव कंट्रोल्स डाल देती है।
जिससे क्या होता है कि प्राइवेट सेक्टर उतना ग्रो नहीं कर पाता जितना उसको ग्रो करना चाहिए। तो इस केस में क्या हो सकता है, इस केस में नुकसान हो सकते हैं। लाइक गवर्नमेंट टैक्सेशन ज़्यादा लगा दिए, पॉलिसीज़ डॉक्यूमेंटेशन से सारे ज़्यादा कर दिए, तो प्राइवेट सेक्टर उतना बियर नहीं कर पाएगा। डिफ़िकल्ट होगा टू मेंटेन प्रॉपर बैलेंस कि सर पब्लिक सेक्टर में कितना रखें और प्राइवेट में कितना रखें। और क्योंकि स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंटल इनिशिएटिव नहीं होते तो प्राइवेट सेक्टर उतना ग्रो नहीं कर पाता, बिकॉज मिक्स इकोनॉमीज के अंदर गवर्नमेंट सेक्टर के सपोर्ट से ही तो प्राइवेट सेक्टर ग्रो करता है। अगर प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करेगी तो उस केस में प्राइवेट सेक्टर उतना अच्छा ग्रो नहीं करेगा। ये तुम्हारे पास में कुछ कमियां तो कुछ फायदे तीनों के अवेलेबल थे। दिस इज ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज। ये तुम्हारा पहला पार्ट था, इकोनॉमिक सिस्टम्स। अब हम लोग दूसरे पार्ट में एंट्री करते हैं। किस पेन से लिखा था सर? ब्लैक से लिखा है, ब्लैक ब्लैक। सेंट्रल और बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ सर क्या क्या समस्याएं होती है, तुम याद करके बताओ सर, क्या क्या होती थी, याद करके बताओ तो। पहली होती थी व्हाट टू प्रोड्यूस। दूसरी होती थी हाउ टू प्रोड्यूस। तीसरी होती थी फॉर whom to use। चौथी होता है ओहो सर चौथा, सर चौथा कैसे, चौथा कैसे? अरे भैया यही तो बात है, 12वीं के लेवल से आगे आ गए हैं, सीए फाउंडेशन के अंदर बैठे हैं तो कुछ तो इम्प्रूवमेंट होगा। तो चौथा लेवल है, चौथा तुम्हारा जो प्रॉब्लम है वो है प्रोविजन फॉर ग्रोथ। ये तुमको 4 प्रॉब्लम्स पढ़नी होती है। तो भाई आज शुरू कर दें क्या? आज शुरू कर दें, आज शुरू कर दें। फर्स्ट, व्हाट टू प्रोड्यूस। पहली समस्या, सर क्या प्रोड्यूस करें? तो किसी इकोनॉमी के अंदर, किसी इकोनॉमी के अंदर रिसोर्सेज हमेशा क्या होते हैं? लिमिटेड। और जब रिसोर्सेज लिमिटेड होंगे तो क्या होगा? तो तुम लोगों को डिसीजन लेना पड़ेगा ना, कौन सी चीज़ बनाएं, कितनी बनाएं, ये निर्णय तुमको लेने पड़ेंगे। तो वो निर्णय ही तुम्हारी पहली सेंट्रल प्रॉब्लम्स को हम लोग क्या बोलते हैं? व्हाट टू प्रोड्यूस। तो लिख लेते हैं, सोर्सेज आर ऑलवेज लिमिटेड। Therefore, we need to decide। हमें डिसाइड करना पड़ेगा which goods should be produced। कौन सी गुड्स बननी चाहिए? which goods should be produced। what should be the quantity। सर कितना क्वांटिटी बनाएं? एग्जाम्पल की बात करें सर कि सर कंज्यूमर गुड्स बनाएं या फिर कैपिटल गुड्स बनाएं। सर ये क्या होता है कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स? कंज्यूमर गुड्स का मतलब होता है वो सारी गुड्स जो हम लोग कंजम्पशन करके ख़त्म कर देते हैं। जैसे मैंने ये कपड़े पहने हैं, कंज्यूमर गुड्स है,
कपड़े क्या है, कंज्यूमर गुड्स है। मेरे पास में एयरपोर्ट्स हैं, कंज्यूमर गुड्स है। मैं कहीं खाना खाने गया रेस्टोरेंट, मैंने खाना खाया, कंज्यूमर गुड्स है। लेकिन वहीं अगर मैंने कुछ ऐसा सामान खरीदा जिससे मैं फर्दर प्रोडक्शन करूंगा, टैबलेट, कैमरा, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, ये सारे क्या हैं, ये सारे के सारे कैपिटल गुड्स हैं। सर 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 मेरे पड़ोस के मकान में एक जेसीबी खड़ी है, मेरे पड़ोस के मकान में एक जेसीबी खड़ी है। सर वो क्या है, जेसीबी भी एक कैपिटल गुड्स है। क्यों? क्योंकि वो फर्दर प्रोडक्शन में काम आती है। लेकिन मैं अलग लेवल का आदमी हूं, मैंने एक जेसीबी खरीदी। सर क्यों खरीदी? सर मेरे जो है ना, मैं जहां रहता हूं और ट्रैफिक बड़ा रहता है, तो जैसे मान लो कि लोग क्या करते हैं कि रास्ते के बीच में गाड़ी खड़ी करके भग जाते हैं, तो हमारी गाड़ियां फंस जाती हैं। तो मैंने जेसीबी खरीदी ताकि मैं उन गाड़ियों को ऐसे करके उठा सकूं और साइड में रख सकूं। और अब मैं गली गली में क्या कर रहा हूं, जेसीबी लेके घूम रहा हूं। तो क्या मेरी जेसीबी कैपिटल गुड्स होगी? नहीं, जेसीबी मेरी कंज्यूमर गुड्स बन जाएगी। तो वो सारी गुड्स जिनको हम कंज्यूम करके खत्म कर देते हैं वो कंज्यूमर गुड्स होंगी, जिनको हम फर्दर प्रोडक्शन में यूज करते हैं वो कैपिटल गुड्स कही जाएंगी। लेकिन ध्यान रखना, मुझ जैसे पागल इस दुनिया में नहीं मिलेंगे, क्योंकि कोई भी इंसान जेसीबी को किसी गाड़ी को हटाने के लिए नहीं खरीदेगा, वो प्रोडक्शन के लिए ही खरीदेगा। जी सर, आ जाओ, ब्रैकेट में लिख दो, क्लोथ्स, ईयरफोन्स, ये क्या है, कंज्यूमर गुड्स है। वहीं जेसीबी, ट्रक्स, ये तुम्हारे क्या है, कैपिटल गुड्स है। सो दैट्स हाउ थिंग्स आर गोइंग ऑन। हम लोगों ने देख लिया कि भैया किस तरीके से हम लोग गुड्स का प्रोडक्शन कर सकते हैं। अब प्रश्न ये आता है, बहुत दूर हो गया, कि अगर हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होते तो हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते। अगर हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होते तो हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते। तो यहां लिखा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। अब इस प्रश्न का आंसर मुझे तुम लोगों से YouTube के कमेंट बॉक्स में चाहिए, बिकॉज 1 घंटे का समय अपना पूरा हो रहा है, मैं आगे नहीं बढ़ना चाहता। अब 15 मिनट का मेरा टॉपिक बच गया है, तो उसको मैं नेक्स्ट क्लास में कवर करके इस चैप्टर के MCQs भी कवर करके नेक्स्ट चैप्टर में एंट्री कर जाऊंगा। यहाँ मेरा सेकंड लेक्चर भी ख़त्म होता है। आप में से काफ़ी बच्चों ने सब्सक्रिप्शंस ले लिए हैं, तो उनको उनके एप्लीकेशन के एक्सेस मिल चुके हैं। आगे के अकाउंट्स की क्लासेस शुरू हो चुकी है, मैथ्स की क्लास भी आज अपलोड हो जाएगी। तो सभी क्लासेस आगे बढ़ चुकी हैं। आप समय ना ख़राब करें, जल्दी सब्सक्रिप्शन लें, जल्दी अपने कोर्स पूरे करें, अच्छे से पेपर दें और CA इंटर के लिए हमसे आगे जुड़ जाएँ। थैंक यू वेरी मच, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।